हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस यूनिट का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हैं। उसके बाद हम इसमें स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसकी एसिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, अम्लीयता के बारे में डिस्कस करेंगे। और देन इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहा जाता है? तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कहें कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड OOH, ये होता है हमारा कौन सा? कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल के कंपाउंड कहते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक कहते हैं, ठीक है। इनका यदि हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1.COOH। इन्हें वे कंपाउंड जिनमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है वे क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स कहा जाता है। कंपाउंड्स या यौगिक बोला जाता है इनको, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपाउंड्स या यौगिक कहा जाता है। तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपाउंड्स कहा जाता है। इनका जो सामान्य फॉर्मूला होता है, इनका सामान्य सूत्र या फॉर्मूला CnH2n+1.COOH होता है, ठीक है। क्या होता है इनका जो सामान्य फॉर्मूला यदि हम देखते हैं, जनरल यदि हम फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज CnH2n+1.COOH होता है। देखो आप बच्चों कि ये हमारे पास एल्केन होता है। ये क्या होता है? हमारे पास एल्केन। और इस एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, यही होता है। इस CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं और उस एक हाइड्रोजन के स्थान पर हम क्या लगा देते हैं? COOH लगा देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? RCOOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है ना। और इसका हम यदि जनरल फॉर्मूला यदि हम देखेंगे इस कार्बोक्सिलिक एसिड का तो वो होगा CnH2n+1.COOH, ठीक है। तो क्या होता है? देखो, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप COOH समूह पाया जाता है उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपाउंड या यौगिक कहा जाता है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+1.COOH। जब हम किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट एक COOH समूह के द्वारा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज
स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, संरचना एवं बंधन। देखो बच्चों, यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से होती है। इसमें इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। इसमें एक्चुअली जो कार्बन परमाणु होता है और ऑक्सीजन परमाणु होता है, वे दोनों क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 संकरित होते हैं। sp2 संकरित होने के कारण ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मींस डबल बॉन्ड से बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये जो ऑक्सीजन होता है, इनके लोन पेयर में क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है। और ये रेजोनेंस के द्वारा ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इनकी जो रेजोनेटिंग यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये किस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है H पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव। और यदि हम इस O नेगेटिव के बात करते हैं तो यहां से क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पे ये क्या चल जाता है, बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज चल जाता है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इस डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बन जाता है, देखो RCO नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये स्ट्रक्चर सेकेंड, ठीक है। यदि हम इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, यदि हम इसका अनुनादीय संकर बनाते हैं तो कहने का मतलब है इसका अनुनादीय संकर होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, RCO और O, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, अनुनाद पाया जाता है। ये दो ऑक्सीजन से इनके बीच में क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये एक्चुअली इनमें क्या होता है, रेजोनेंस पाया जाता है और रेजोनेंस पाए जाने के कारण ही इनकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो स्टेबल होते हैं और एल्कोहल की तुलना में क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। क्योंकि एल्कोहल में यदि हम बात करते हैं तो एल्कोहल में हाइड्रोजन परमाणु निकलने के बाद में बनने वाला जो एल्कोक्साइड आयन होता है, वो एल्कोक्साइड आयन होता है वो अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं हो पाता है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि हम बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु निकलने के बाद में बनने वाला जो कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन होता है, ये अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे जो ऋणावेश होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर क्या होता है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, समान रूप से वितरित रहता है। इसलिए इसमें जो स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड जो दो बनी है, दोनों होती हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं, दोनों के दोनों क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम नोट डाउन कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इसकी संरचना और बंधन होता है, संरचना और जो बॉन्डिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही कार्बन परमाणु या कार्बन एटम पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों उपस्थित होते हैं, अतः कार्बन परमाणु, कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड होते हैं मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब होता है संकरित होते हैं। कैसे होते हैं, sp2 संकरित होते हैं, अतः ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर को बोलते हैं एकाकी युग्म, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको,
एकाकी युग्म लोन पेयर तथा द्विबंधित अतः ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर तथा द्विबंधित ऑक्सीजन परमाणु के मध्य अनुनाद या रेजोनेंस पाया जाता है। इस अनुनाद के कारण ही कार्बोक्सिल ग्रुप समतलीय होता है। क्या होता है? समतलीय होता है। ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही कार्बन परमाणु पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों उपस्थित होते हैं। अतः कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अतः ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर तथा द्विबंधित ऑक्सीजन परमाणु के मध्य रेजोनेंस पाया जाता है और इस रेजोनेंस के कारण ही कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है वो कैसा होता है? समतलीय होता है। देखिए इसमें क्या होता है, यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो R C डबल बॉन्ड O और H इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर होती है। यदि हम बात करते हैं इसकी तो ये जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसकी लेंथ होती है दैट इज 1.23 एंगस्ट्रॉम होती है। यदि इसकी हम बात करते हैं, इस कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 1.36 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 1.36 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री होता है। कितना होता है? 120 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो ये कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है ना, इस प्रकार से की संरचना होती है। यदि हम इसकी अनुनादीय संरचनाओं की बात करते हैं तो ये निम्न प्रकार से अनुनादीय संरचनाएं बनेंगे जो हम लिखेंगे अभी इसमें। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके आगे मैं लिखूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में पाए जाने वाले रेजोनेंस या अनुनाद, रेजोनेंस को अनुनाद भी बोलते हैं ना, अनुनाद को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। ठीक है, निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। कैसे पाया देखते हैं हम कैसे होता है इसमें रेजोनेंस। ये R C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन एटम होता है H पॉजिटिव, एक प्रोटॉन जब बाहर निकल जाता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट आयन बनता है O नेगेटिव, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। इसको स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गई, कौन सी हो गई? स्ट्रक्चर फर्स्ट। कौन सा आयन होता है ये? दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाते हैं और ये यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाता है देखो, R C O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सेकेंड। यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इस कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है और इस पर भी। मीन्स इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, समान रूप से वितरित होता है, जिसे हम किसके द्वारा दिखाए जा सकते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड के द्वारा दर्शाया जा सकता है। कैसे? देखिए आप, R C O और O, ये रहा, ये होता है आपका स्ट्रक्चर थर्ड। इसको बोलते हैं आप रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनादी संकर। ठीक है, तो बच्चों देखिए आप
इसमें ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, इसमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर बन रही है, एक स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये स्ट्रक्चर सेकंड। ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है ये? इक्विवेलेंट होती है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मीन्स समान अनुनादी संरचनाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इस पर हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है और ये वाला कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है। ठीक है, यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है और इस ऑक्सीजन के पास में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है। मीन्स ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों ऑक्सीजन जो एटम्स हैं, इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अतः ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रही है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, मीन्स जो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, उस रेजोनेंस को हम स्ट्रक्चर थर्ड के द्वारा दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये होती है आपका, इसे बोला जा रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनादी संकर। तो इसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मीन्स समान, समान होती हैं, जिनमें एक ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश तथा दूसरा ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध से बंधित होता है। दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर ऋणावेश का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण समान होता है, जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड को अनुनादी संकर भी बोलते हैं ना। रेजोनेंस हाइब्रिड ब्रैकेट में स्ट्रक्चर थर्ड के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लिखा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड इक्विवेलेंट होती हैं, जिनमें एक ऑक्सीजन एटम पर ऋणावेश तथा दूसरे ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध से बंधित होता है। दोनों ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वल होता है, समान होता है, जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड या स्ट्रक्चर थर्ड के द्वारा क्या किया है? दर्शाया गया है। अब बच्चों एक चीज और देखिए आप, ठीक है, ये तो हमने पिछले वाले के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए आप कि हमारे पास सपोज करो ये RC डबल बॉन्ड O और ये H, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हमने A नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कंडीशन आती है हमारे पास कि ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे पहुंच जाता है। ये तो हमारे पास एक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि ये जो बॉन्ड होता है ये टूट करके कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं और ये जो ऑक्सीजन होता है यह अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे दे देता है, मीन्स ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाती है? स्ट्रक्चर बी बन जाती है। कैसे? RCO नेगेटिव और OH पॉजिटिव। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बी बन जाती है। ठीक है ना, तो एक तो हमारे पास स्ट्रक्चर ये थी और एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन गई।
बी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर ए होती है, जो संरचना ए होती है, ठीक है, दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी। वो बी की तुलना में क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। क्यों? उसका रीजन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जो कि रेजोनेंस जो रूल होता है उसके क्या होता है, अपोजिट होता है, उसके विपरीत होता है, ठीक है ना। तो इसे हम लिख लेते हैं एक बार, मैं इसको ऊपर वाले को साफ करके लिख दूंगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसके बारे में ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको इसके नीचे लिखना है ये, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी की तुलना में अधिक स्थायी होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर बी में अधिक विद्युत ऋणी, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणी, अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश होता है, जो कि अनुनाद नियम के विपरीत है, जो कि अनुनाद नियम के विपरीत है। बच्चों ये देखो कंडीशन कब हो सकती है, ये कंडीशन तब हो सकती है जब कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यदि कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, आंशिक धनावेश आता है, तो उस कंडीशन में कार्बन पर से उस धनावेश को हटाने के लिए जो ऑक्सीजन होता है वो अनुनाद करता है, और अनुनाद के द्वारा उस कार्बन पर से आंशिक ऋणावेश को या स्लाइटली जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हटा दिया जाता है। देखो कैसे होता है ये, हमारे पास होता है ये कंडीशन, ठीक है। अब यहां से देखो क्या होगा, यहां से ये जाएगा तो इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो देखिए क्या होता है, CO O और H, ठीक है। यहां पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ऑक्सीजन होता है अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे देता है, मींस अनुनाद की कंडीशन में आता है, और देखो क्या बना लेता है, CO यहां पे नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड O, और ये H, और ये यहां पे पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये कंडीशन तब होती है जब कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, आंशिक ऋणावेश आता है, तो उस कंडीशन में उस आंशिक ऋणावेश को कम करने के लिए जो ऑक्सीजन होता है वो अनुनाद करता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस होता है भौतिक गुण। तो देखते हैं, फर्स्ट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे इसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जिसको बोलते हैं हम
भौतिक अवस्था। ठीक है, और भौतिक अवस्था में यदि हम देखते हैं तो C1 मीन्स कार्बन 1 से, ठीक है, कार्बन 1 से कार्बन 3 तक के, C1 से C3 तक के कार्बोक्सिलिक एसिड कलरलेस मीन्स रंगहीन, तीव्र गंध वाले, तीक्ष्ण गंध वाले लिखो इसको, तीक्ष्ण गंध वाले द्रव तथा C4 से C9 तक के कार्बोक्सिलिक एसिड असहनीय गंध वाले तैलीय द्रव तथा उससे उच्चतर कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल मोम के समान होते हैं, मोम के समान ठोस होते हैं, क्योंकि ये आसानी से वाष्पशील नहीं होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यदि हम इसकी फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था की सबसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है, तो C1 से C3 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं और द्रव होते हैं। C4 से C9 तक के, कार्बन 3 से कार्बन 9 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो असहनीय, नॉन टॉलरेबल, ठीक है, गंध वाले, ठीक है, नॉन टॉलरेबल गंध वाले कैसे होते हैं, ऑयली लिक्विड होते हैं, तैलीय द्रव होते हैं, और इससे उच्चतर मींस C9 से अधिक कार्बन वाले जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मोम के समान ठोस होते हैं, क्योंकि वो आसानी से क्या होते हैं, वाष्पशील नहीं होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम इसका पढ़ेंगे दैट इज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड की विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज सॉल्युबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं विलेयता, ठीक है। विलेयता, यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो C1 से C4 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो जल में आसानी से सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अधिक क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता जाता है, ठीक है, इनका साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनकी विलेयता होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ये जितने भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, एल्कोहल आदि में इजीली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। यदि हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक जो एसिड्स होते हैं वो जल में आसानी से विलय नहीं होते हैं, मींस आंशिक विलय होते हैं, ठीक है, लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये क्या होते हैं, आसानी से विलय होते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी यहां से लिखिए आप C1 से C4 तक की एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जल में आसानी से विलय होते हैं,
विलेय होते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक ध्रुवीय, ध्रुवीय मीन्स होता है पोलर, ठीक है, पोलर होते हैं। अणुभार, अणुभार मीन्स मॉलिक्यूलर मास, है ना। अणुभार एवं आकार बढ़ने के साथ इनकी विलेयता या सोल्युबिलिटी कम होती जाती है। ये ईथर, एल्कोहल, बेंजीन आदि में आसानी से विलेय होते हैं। यदि हम बात करते हैं एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जल में आंशिक विलेय होते हैं, ठीक है, आंशिक विलेय होते हैं, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ, इनकी विलेयता बढ़ती जाती है, इनकी विलेयता बढ़ती जाती है। ये भी एल्कोहल, ईथर आदि में विलेय होते हैं, आदि में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या लिखा है हमने कि C1 से C4 तक के जितने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो जल में आसानी से सॉल्यूबल होते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक पोलर होते हैं। अणुभार एवं जैसे जैसे इनका साइज होता है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी होती है डिक्रीज होती चली जाती है। ये ईथर, एल्कोहल, बेंजीन मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आसानी से सॉल्यूबल होते हैं। एरोमेटिक, यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं तो वो जल में क्या होते हैं, स्लाइटली लेस सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। क्यों लेस सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन इनकी विलेयता जो होती है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वैसे वैसे जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। ये भी क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। थर्ड वन फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट इज गलनांक एवं क्वथनांक। और यदि हम इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो संगत करस्पॉन्डिंग जितने भी एल्कोहल्स होते हैं, जो संगत एल्कोहल होते हैं, उन एल्कोहल की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। तो इनके जो क्वथनांक होते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो अल्कोहल की तुलना में अधिक होते हैं। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास या अणुभार होता है बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके मेल्टिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि उनमें अल्टरनेशन पाया जाता है, एकांतरण पाया जाता है। तो हम लिखते हैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया क्वथनांक। संगत एल्कोहल की तुलना में अधिक होते हैं, अधिक होते हैं।
क्योंकि इनमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिक्यूलर को बोलते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, पाया जाता है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान भी बढ़ते जाते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट के मान अणुभार बढ़ने के साथ नहीं बढ़ते हैं क्योंकि इनमें अल्टरनेशन या एकांतरण पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं या क्वथनांक होते हैं वो संगत एल्कोहल की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जैसे जैसे इनका अणुभार होता है वह बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अणुभार बढ़ने के साथ में मेल्टिंग पॉइंट के मान में कोई डिफरेंस नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? एकांतरण पाया जाता है, अल्टरनेशन पाया जाता है। फोर्थ वन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑर्डर, गंध। ठीक है, तो यदि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रबल गंध पाई जाती है। जैसे एसिटिक एसिड में सिरके जैसी गंध तथा ब्यूटायरिक एसिड में दुर्गंध पाई जाती है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की यदि हम गंध की बात करते हैं तो इनमें एक प्रबल गंध पाई जाती है। यदि हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो उसमें सिरके जैसी गंध पाई जाएगी, और यदि हम ब्यूटायरिक एसिड की बात करेंगे तो उस ब्यूटायरिक एसिड में दुर्गंध पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में है। बच्चों, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।